हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल थिंक साइकोलॉजिकली पर। जैसा कि आप सबको पता है कि सी टेट के नोटिफिकेशन को लेकर बहुत सारा भ्रम है। नोटिफिकेशन का मतलब एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन को लेकर बार बार ये चीज़ें आ रही कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा या नहीं होगा। बोर्ड ने नोटिफिकेशंस हटा लिए हैं और बस केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लगातार फ़ोन करके या फिर मैसेज करके पूछ रहे हैं, सर सी टेट की एग्ज़ाम का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा एग्ज़ाम का। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आपने शुरुआत की है अध्ययन करने की, वो लगातार करते रहिए। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम बोर्ड के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर वो 5 जुलाई को एग्ज़ाम करवाता है तो अपीयर हो जाना, और अगर कहीं पोस्टपोन होता है, डिले होता है, तो थैंक्स द कंडीशन, क्योंकि हमको और भी बेहतर तैयारी करने का समय मिलेगा, राइट। फिलहाल हम यूट्यूब पर आपको लगातार एक से बढ़कर एक क्लास और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लासेस अपलोड करते हुए सिखाने की कोशिश करते जा रहे हैं। आप भी मेरे साथ लगातार सीखते रहिए, जो आपके लिए अभी ना सही कभी तो बेनिफिशियल जरूर होगा जब एग्ज़ाम होगी, राइट। तो अपने आप को इस तरह से कंफ्यूजन में मत डालिए कि नहीं एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। हालांकि इस पर मैं भी केवल कयास ही लगा सकता हूं और यही कह सकता हूं कि एग्ज़ाम होने ना होने की स्थिति लगभग 90-95% थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, क्योंकि आप सबको पता है कोरोना की स्थिति वर्तमान में कंट्रोल नहीं है, नियंत्रित नहीं है, स्प्रेडिंग और ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है ये संक्रमण। तो ऐसी स्थिति में ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है चूंकि सी टेट, उसे कैसे कंडक्ट करवाया जाए, जहां पर आप खुद देखते होंगे एनसीआर या फिर मुंबई या फिर चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहरों में अब तक इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं हुई और यहाँ सेंटर्स जरूर होते हैं। तो अब इन सेंटर्स को कहाँ कन्वर्ट किया जाए, हालांकि पूरी तैयारी कर रहा है बोर्ड, सैनिटाइजर, मास्क और इन सब के बारे में चर्चाएं हो रही हैं लगातार। तो हो भी सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं हो, एग्ज़ाम हो भी सकता है सुरक्षा और सेफ्टी उपकरणों के साथ। लेकिन फिलहाल बस यही है कि मेरा एक सजेशन है आपको कि आपने पढ़ने का जो क्रम बनाया है, अध्ययन का जो क्रम बनाया है, उसे सुचारू रूप से जारी रखिए और लगातार अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। बस इतना ही कहना है मुझे आपसे। और आज आपके लिए मैं पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सबको मालूम है, भाषा विकास के सिद्धांत से लेकर आया हूं, जिसे चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत कहते हैं। पहले तो भाषा विज्ञान और भाषा विकास इन सब से संबंधित आप सबको पता है कि केवल साइकोलॉजिकल पोर्शन में ही नहीं बल्कि भाषा के पोर्शन में भी इनसे सवाल बनते हैं, चाहे वो इंग्लिश भाषा हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इन जगहों पर जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रहता है। तो आई होप, मुझे लगता है कि भाषा से संबंधित भी जो क्वेश्चंस की संख्या है वो मोर देन 2 होती है, 2 से अधिक ही होती है सी टेट में। आइए आज इसी लेक्चर के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ नॉम एवरम चॉम्स्की, एवरम नॉम चॉम्स्की, यही आगे पीछे लिखा हुआ मिलता है, इनके विषय में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अपने 2 से 3 अंकों को सिक्योर करने की भी कोशिश करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से, राइट। तो लेक्चर का पैटर्न बिल्कुल पहले लेक्चर है और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन है। बने रहिए यह सब देखने और सीखने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, राइट। जो लोग नए आए हुए हैं वो वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करें, आप सबका सपोर्ट मेरे लिए संबल का काम करता है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरम नॉम चॉम्स्की। अब देखेंगे ये इंडिविजुअल अगर बात की जाएगी डियर स्टूडेंट्स, तो ये कहीं ना कहीं केवल चॉम्स्की के नाम से पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा विकास के सिद्धांत के लिए मुख्य रूप से किसे जाना जाता है, तो आप नाम चुन सकते हो चॉम्स्की, राइट। ये साधारण सा सवाल बनता है।
इनसे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट समझने के लिए देखते हैं अगले पेज को। और एक एक पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सिलेक्टेड है डियर स्टूडेंट्स, आप मिस मत करिए। पहला पॉइंट है, अमेरिका के एक प्रमुख एवं प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी माने जाते हैं। कौन? चॉम्स्की। अगर बात की जाए चॉम्स्की कहां के रहने वाले थे, इफ यू थिंक, तो अमेरिका के रहने वाले हैं ये, और अमेरिका में भी एक प्रमुख और प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी माने जाते हैं। इसका मतलब विश्व भर में अगर कहीं बात चलती है, विश्व भर में ख्याति प्राप्त हैं ये। देखेंगे चॉम्स्की को 20वीं शताब्दी का सबसे ख्याति प्राप्त का मतलब सबसे प्रसिद्ध, सबसे पॉपुलर भाषा वैज्ञानिक के रूप में माना जाता है। राइट? अमेरिका के रहने वाले हैं लेकिन पूरी दुनिया में भाषा विज्ञानी के नाम से विख्यात हैं चॉम्स्की। चॉम्स्की ने जेनरेटिव ग्रामर के सिद्धांत, देखेंगे कई पॉइंट्स यहां पूछे जाते हैं। जेनरेटिव ग्रामर, अब जेनरेटिव का मतलब जन्मजात ग्रामर का एक सिद्धांत है भाषा सीखने में, जिसका उपयोग करते हैं हम सब, जन्म के साथ उसे लेकर आते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसी के पैरेलल अगर कोई दूसरा सवाल बनता है डियर स्टूडेंट, तो सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत। अब देखेंगे यही है, जेनरेटिव ग्रामर सिद्धांत, सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत, इन नामों से इन्हें पूछा जाता है कि इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया है। अगर पूछा जाता है जेनरेटिव ग्रामर के सिद्धांत के लिए किसे जाना जाता है, तो आप चुन पाएंगे चॉम्स्की को। सार्वभौमिक व्याकरण के लिए भी अगर पूछा जाता है तो भी आप किसे चुनेंगे? चॉम्स्की को ही चुनेंगे। राइट? अब ये दो सिद्धांत हैं, यूं कहिए, इसलिए इन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो पॉइंट्स पर जो ग्रीन कलर मेंशन किया गया है वर्डिंग्स में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। कितने इंपॉर्टेंट होंगे आप एग्जाम के लिए लगाइए। अगर आपने पिछले पेपर पढ़े होंगे तो आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। राइट? आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सन 1950 में, राइट, व्यवहारवाद के सिद्धांत। अब व्यवहारवाद का सिद्धांत तो मोस्टली भाषा से रिलेटेड अगर कहा जाता है तो बीएफ स्किनर को माना जाता है, व्यवहारवादी हैं और भाषा से संबंधित इनका सिद्धांत है। व्यवहारवाद के सिद्धांत को चुनौती दी है, चैलेंज किया है, क्योंकि इससे पहले सच पूछा जाए, जैसे ही 21वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी की बात की जाती है तो आपको पता है 21वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में एक क्षत्र राज्य है व्यवहारवादियों का। व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? जॉन वॉटसन को कहते हैं। और लगातार व्यवहारवादियों ने अपने एक्सपेरिमेंट्स लर्निंग को लेकर या फिर भाषा से रिलेटेड जो बात कही है, उन सबको किसने चैलेंज किया है? चॉम्स्की ने चैलेंज किया। कब? 1950 में। खासतौर से बीएफ स्किनर की एक किताब है वर्बल बिहेवियर की आलोचना लिखी है किसने? चॉम्स्की ने। आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। राइट? चॉम्स्की ने किसकी किताब की आलोचना लिखी है? बीएफ स्किनर की, और किताब का नाम क्या है? वर्बल बिहेवियर। क्लियर है यहां तक? चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। चॉम्स्की के गुरु, अगर पूछा जाता है इनके टीचर कौन से थे जिनका बहुत बड़ा योगदान है, मतलब कह सकते हो सबसे अधिक जिनसे प्रभावित थे, सबसे अधिक प्रभाव रहा चॉम्स्की पर, उनके भाषा वैज्ञानिक गुरु हैं मिस्टर हैरिश। ये हैं, जब कभी चॉम्स्की को पढ़ते हैं तो भाषा विज्ञान के नाम पर इन्हें जाते हैं, भाषा वैज्ञानिक के नाम पर जाते हैं डियर स्टूडेंट। लेकिन अमेरिका में भाषा विज्ञान को लेकर ही नहीं, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू पर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति माने जाते हैं चॉम्स्की। और पूरी तरीके से अगर सच में इनके विषय में जानोगे तो कई सारे क्षेत्रों में इनका नाम उल्लेखनीय है, केवल एजुकेशन या भाषा से ही रिलेटेड नहीं है। एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हैं अमेरिका में। तो इनके ऊपर ज्यादातर प्रभाव किसका पड़ा है? इनके गुरु मिस्टर हैरिश का पड़ा है। चॉम्स्की के सिद्धांत को जैव विज्ञान के सिद्धांत के रूप में, अब देखेंगे वही भाषा विज्ञान का सिद्धांत ही है जिसे जैव विज्ञान के सिद्धांत के रूप में भी कुछ लोग मानते हैं। जैव विज्ञान
क्योंकि सीखने का जो कह सकते हो नियम है, भाषा का जो नियम है वो जन्मजात है, इस आधार पर इनको मानते हैं। चॉम्स्की को भाषा अधिग्रहण के सिद्धांत, अब देखेंगे ये सारे के सारे नाम सवालों में पूछे जा सकते हैं। भाषा अधिग्रहण के सिद्धांत के लिए भी जाना जाता है, तो जैव विज्ञान का सिद्धांत, भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत, इन सब के लिए किसका नाम जाएगा? चॉम्स्की का जाएगा डियर स्टूडेंट्स। चॉम्स्की ने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, अब देखेंगे ये इंग्लिश में भी है आपका, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। भाषा में रिलेटेड बहुत सारा, मोर देन 100 बुक्स जिस व्यक्ति ने लिखी हैं भाषा को लेकर, तो आप सोच सकते हो तो सारी उम्र केवल एक ही काम किया है भाषा से रिलेटेड। तो इतने सारे सिद्धांतों को इनके नाम से पूछा जा सकता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। चॉम्स्की द्वारा लिखी गई प्रमुख किताबें, वैसे तो मैंने बोला 100, मोर देन 100 के आसपास नोट्स और किताबें हैं इनकी, लेकिन अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछी जाती है चॉम्स्की द्वारा लिखी गई प्रमुख किताबें, तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है जो अब तक एग्जाम में पूछी गई है, वो सिंथेटिक संरचनाएं हैं, सिंथेटिक स्ट्रक्चर इसे कहते हैं इंग्लिश में। 1957 में इसे लिखा है और ये किताब इनकी सबसे प्रमुख किताब मानी जाती है। एट दैट टाइम ऑफ पीएचडी, जब वो पीएचडी को परस्यू कर रहे थे, तब उन्होंने रिसर्च के लिए एक किताब लिखी थी, सिंथेटिक संरचनाएं, राइट। कहीं कहीं सिंटैक्सिस रचनाएं भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये सबसे प्रमुख किताब है, राइट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछे जाने के लिए। दो और किताबें हैं इनकी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स 1967 में लिखी गई है। ये दूसरी किताब है जो ज्यादा फेमस है, पहले से थोड़ी सी कम कह सकते हो। और थर्ड स्टेज पर अगर इनकी किताब कोई पूछी जा सकती है, इनकी कोई बुक पूछी जा सकती है डियर स्टूडेंट, तो अमेरिकन पावर इन द न्यू मैंड्रेन्स 1969 में लिखी है। ये 3 मुख्य किताबें हैं, मुख्य बुक्स हैं, मुख्य वर्क हैं, किनके? चॉम्स्की के द्वारा लिखे गए, राइट। आप पहली को फोकस करिए यहां पर, सिंथेटिक संरचनाएं, सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स के नाम से भी इसे पूछा जा सकता है। 1957 में लिखा है और ये इनकी सबसे मुख्य किताब मानी जाती है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन कौन विचारक है, यहां पर यह भी सवाल बन सकता है। अगर पूछा जाता है कि आधुनिक काल में किन के नाम भाषा विकास के लिए लिए जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट व्यवहारवादियों में स्किनर का लिया जाता है, अभी अभी पीछे चर्चा कर चुके हैं। स्किनर के ही सिद्धांत को चैलेंज किया है चॉम्स्की ने, तो स्किनर का भी सिद्धांत है। जीन पियाजे आप पढ़ चुके हैं, विचार पहले आता है। वाइगोत्स्की बोला विचार को भाषा प्रभावित करती है। वेंडूरा अनुकरण, जैसे समाज और संस्कृति में रहेगा बालक का भाषा विकास भी वैसा ही होगा। और चॉम्स्की को हम पढ़ ही रहे हैं। तो इन विद्वानों के नाम किस क्षेत्र में लिए जाते हैं? भाषा विकास के क्षेत्र में, या फिर भाषा विकास के सिद्धांतों के क्षेत्र में लिए जाएंगे। आप इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। अगर इनके साथ कोई और नाम भी जुड़ते हैं तो हाँ आते हैं। मारिया मॉन्टेसरी का नाम भी आता है, उन्होंने लिखने और पढ़ने वाला जो क्रम है वो चेंज किया था, तो मे भी, लेकिन ये मुख्य रूप से हैं जिनसे सवाल पूछे गए हैं, राइट। आई होप क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, इनको और समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर यहां स्किनर की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, स्किनर के अनुसार भाषा ऑपरेंट कंडीशनिंग इनकी थ्योरी है। स्किनर के सिद्धांत अधिगम में क्या बोला गया? ऑपरेंट कंडीशनिंग, सक्रिय अनुकूलन, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है स्किनर का, और यही सिद्धांत इनका मुख्य सिद्धांत है। तो कह रहे हैं भाषा ऑपरेंट कंडीशनिंग के माध्यम से, दूसरे शब्दों में माध्यम से कहा जाए या फिर दूसरे शब्दों में उत्तेजना की नकल और सही प्रतिक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सीखी जाती है। यानी धीरे धीरे प्रयास किया जाता है, गलतियां धीरे धीरे रिमूव कर दी जाती हैं, सक्रिय रहते हुए हम क्या कर लेते हैं, एक अच्छी भाषा पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं। तो वो कैसे होता है? अच्छी पकड़ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? धीरे धीरे प्रयास करना पड़ता है। ये किसका मानना है? स्किनर का मानना है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। पियाजे के अनुसार अगर बात की जाए तो पियाजे के सिद्धांत को हम सब जानते हैं। पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, राइट। और संज्ञानात्मक विकास में
पियाजे ने कहा है कि विचार पहले आता है। क्या कहा? कि विचार पहले आता है। समझिए आप इस चीज को। अब इस पर प्रभाव किसका पड़ता है? बालक के संज्ञान का। विचार मौजूद है, विचार पहले आता है, लेकिन ये प्रभावित किससे होता है? ये संज्ञान से प्रभावित होता है। इसलिए पियाजे के अनुसार भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास की निरंतरता। जैसे जैसे व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास बढ़ता जाता है, उसका भाषा विकास भी बढ़ता जाता है। इस पक्ष पर कौन बल देता है? इस पक्ष पर जीन पियाजे देते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर यही वाइगोत्स्की की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की का मानना है भाषा विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया आवश्यक है, क्योंकि इनके सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक। आप पढ़े हैं इनको पिछले वीडियोस में। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। तो इनका मानना कि बालक जैसे समाज और जैसी संस्कृति में रहता है, वैसा ही उसका सामाजिक संज्ञानात्मक और भाषा विकास भी होता है, जैसे समाज में रहेगा। राइट, तो सामाजिक अंतःक्रिया को जिम्मेदार माना है वाइगोत्स्की ने। और इन्होंने कहा है कि विचार को भाषा बहुत महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। इसी तरीके से अगर वेंडूरा की बात की जाती है, तो वेंडूरा के सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक अधिगम है। आप पढ़ चुके होंगे अधिगम में, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। राइट, तो डियर स्टूडेंट, जब सामाजिक अधिगम की बात की जाती है तो समाज का अनुकरण करके बच्चा भाषा सीख लेता है। तो ये पॉइंट आई होप क्लियर हुए होंगे। स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की और वेंडूरा। अब अगर भाषा विज्ञान की बात की जाए, यहां पर साइंस ऑफ लैंग्वेज की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, तो इसके बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो सवाल पूछे जाते हैं आपके। आप देखेंगे लास्ट सीटेट में सवाल पूछा गया, भाषा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? डी सॉसरे को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। मैंने कुछ पॉइंट भाषा विज्ञान को लेकर भी यहां शामिल कर लिए हैं। हालांकि भाषा विज्ञान और भाषा की स्ट्रेटजी को लेकर, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज को लेकर एक नया हम लेक्चर अपलोड करेंगे, जिसमें भाषा के बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे, या यूं कहिए अधिकतर पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, ताकि आपको भाषा से संबंधित भी क्वेश्चंस, स्पेशल जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत, इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आसानी से हो सकें। फिलहाल हम चौमुस्की से रिलेटेड ही पॉइंट को यहां डिस्कस कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स को मैंने यहां कंसीडर किया है डियर स्टूडेंट्स। राइट, तो भाषा विज्ञान का जनक किसे माना गया है? माना जाता है डी सॉसरे को माना जाता है। अगर यही आधुनिक विषय, भाषा विज्ञान को आधुनिक विषय के रूप में भाषा विज्ञान का सूत्रपात कहां हुआ है डियर स्टूडेंट्स? यूरोप में हुआ है। और कब हुआ है? लगभग 1986 के आसपास हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख योगदान किसका माना जाता है? सर विलियम जोन्स का माना जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, रीट में पूछा जा चुका है ये। तो सर विलियम जोन्स को आधुनिक विषय के रूप में भाषा विज्ञान का सूत्रपात करने का श्रेय जाता है, जबकि भाषा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? डी सॉसरे को माना जाता है। राइट, चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट। भाषा विज्ञान भाषा अध्ययन की एक महत्वपूर्ण शाखा है। अब देखेंगे भाषा विज्ञान पर्टिकुलर भाषा अध्ययन की क्या है? एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें भाषा की उत्पत्ति, भाषा का स्वरूप, भाषा का अर्थ, भाषा का विकास आदि बिंदुओं का वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। इतने सारे पॉइंट्स हैं। अब भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, भाषा का स्वरूप, भाषा का अर्थ, भाषा का विकास, इन सभी बिंदुओं पर वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से और विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है, भाषा विज्ञान बन जाता है वो। राइट, चलिए देखते हैं अगले पेज पर भाषा विज्ञान। अब देखेंगे भाषा विज्ञान व्याकरण से बहुत अलग मानी जाती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा विज्ञान व्याकरण ही है, तो आप मानकर चलिएगा बिल्कुल नहीं होगा। भाषा विज्ञान अलग चीज है और व्याकरण अलग चीज है। देखेंगे दोनों का अंतर क्या है डियर स्टूडेंट्स। यहां पर व्याकरण में अगर बात की जाए, किसी भाषा का कार्यात्मक अध्ययन होता। कार्यात्मक मतलब फंक्शनल डिस्क्रिप्शन है। राइट, कि फंक्शन कैसे करती है भाषा। जबकि भाषा विज्ञान की अगर बात की जाए, यहां इससे कहीं आगे भाषा का अत्यंत व्यापक अध्ययन किया जाता है इसमें, इसलिए दोनों को अलग अलग माना गया है।
भाषा विज्ञान को और व्याकरण को। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। भाषा एक प्राकृतिक उत्पाद है। भाषा विज्ञान मानता है कि भाषा कैसी है? प्राकृतिक उत्पत्ति से हमको मिली हुई है, जो मनुष्य को ईश्वरीय वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। भाषा के विषय में बहुत डिस्कशन किया गया डियर स्टूडेंट्स। तो यहां ज्यादातर लोगों का मानना है कि भाषा एक ऐसी चीज है जो प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में प्रदान की है। अब इसमें देखेंगे बालक में भाषा ग्रहण करने की सुस्पष्ट जैविक, बालक में भाषा ग्रहण करने के सुस्पष्ट क्लियरली बायोलॉजिकल गुण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। और यही आपका जीव विज्ञान का सिद्धांत भी चॉम्स्की का माना जाता है। ये इन्होंने यही क्लियर किया है कि भाषा को ग्रहण करने का एक स्पष्ट रूप से जैविक गुण होता है मनुष्यों में, जिसके माध्यम से ही भाषा को ग्रहण करते हैं। राइट? अब देखेंगे यही कारण है कि शिशु जन्म होने के बाद, यूं कहते हो, सबसे पहले काहे का काम करता है? रोने का काम करता है, चिल्लाने का काम करता है, आवाज निकालता गले से, कूइंग कहा गया है उसे। तो आप देखेंगे वो सारी जो ध्वनियां हैं वो सब के सब क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है शिशु सबसे पहले रोने के द्वारा किन ध्वनियों का उच्चारण करता है? स्वरों का, वॉवेल्स का उच्चारण करता है। और फिर किसका करता? फिर व्यंजन का करता, फिर कॉन्सोनेंट का करता। वैसे भी आप जब कभी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की चर्चा करते हैं तो आपने देखा है एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र ध्वनियां हैं। तो स्वतंत्र ध्वनियों में क्या होता है कि जो वोकल ऑर्गन्स होते हैं उनका सहारा नहीं लेते। अब एक बच्चा रोता है, हाँ बोलकर देखिए आप, ये आवाज जो निकल रही है ये बिना ऑर्गन्स की हेल्प के निकल रही है। राइट? तो इसलिए अगर ये पूछा जाता कि शिशु सबसे पहले किन ध्वनियों का उच्चारण करता है डियर स्टूडेंट, तो आप याद रखेंगे स्वर उच्चारित ध्वनियों का सबसे पहले उच्चारण करता है वो, और व्यंजन इसके बाद आ जाते हैं। राइट? पापा 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 मामा 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 बोलकर देखो, आप खुद ही फील करोगे। राइट? आई होप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। चॉम्स्की के अनुसार बच्चा भाषा को नकल करके नहीं सीखता है। बहुत सारे विद्वानों ने यहां मतलब कह सकते हो आलोचना की है सिद्धांत की, लेकिन चॉम्स्की एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि बच्चा नकल करके नहीं सीखता है। राइट? बहुत सारे लोगों ने कहा कि अनुकरण से सीखा जाता। विरोध में बोली बात इसलिए भी पॉपुलर हुए चॉम्स्की। तो चॉम्स्की का रिसर्च कह रहा है कि बच्चे भाषा को नकल करके नहीं सीखते हैं, समझिए आप, बल्कि क्या कहा उन्होंने? भाषा व्यक्ति को जन्मजात रूप में मिली है, इनेट मिली है, नकल नहीं की गई है। अगर नकल की जाती तो हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे जीव जंतु, हम जहां कहीं भी रहते होंगे, डॉग रहता है, पशु पक्षी रहते हैं, अगर नकल से सीखते तो ये सब भी सीख लेते। ये किसका मानना है? चॉम्स्की का मानना है कि नकल करके बच्चा भाषा को नहीं सीखता, बल्कि बच्चे को जन्मजात रूप से भाषा जो है व्यक्ति को जन्मजात रूप में मिली है, जिसे वह दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आकर केवल क्या करता है? परिमार्जित करता है, डेवलप करता है, विकसित करता है, जबकि वो है उसके अंतर्गत जन्मजात है। इसलिए मनुष्य ही इस भाषा का प्रयोग कर सकता है, बाकी कोई और नहीं कर सकता है। राइट? तो दोनों पॉइंट्स में स्पष्ट अंतर है, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। चॉम्स्की ने सभी बच्चों को एक सहज भाषा डिवाइस, भाषा अधिग्रहण डिवाइस के रूप में माना है। अगर पूछा जाता बच्चों को भाषा अधिग्रहण डिवाइस के रूप में किसने माना है, तो लैड चॉम्स्की ने माना है डियर स्टूडेंट। और वो है क्या भाषा अधिग्रहण डिवाइस? इंग्लिश में उसे लैड बोला गया। अब लैड को भी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा गया है, क्योंकि ये जन्मजात होती है, बच्चा अपने आप से इसको लेकर आता है, बाय बर्थ लेकर आता है। बस क्या होता है, समाज में आकर, व्यक्तियों के संपर्क में आकर क्या कर लेता है? उसे परिमार्जित कर लेता है। राइट? तो लैड क्या है? अगर यहां से पूछा जाता तो लैड को कई बार पूछा गया, लैड का पूरा नाम भी पूछा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यही आपका हिंदी में भी है, भाषा अधिग्रहण डिवाइस है। राइट? एक टेक्निकल टर्म का प्रयोग किया है। लैड है क्या? मस्तिष्क का एक क्षेत्र होता है, हमारे ब्रेन का एक क्षेत्र होता है, एरिया होता है, जिसमें क्या होता,
जिसमें ऑलरेडी सभी भाषाओं के लिए सार्वभौमिक वाक्य विन्यास, सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी यूनिवर्सल सेंटेंस स्ट्रक्चर नियम होता है। यह पूर्णतः काल्पनिक होता है, इसलिए बच्चे व्याकरण के सीमित नियमों से असीमित अभिव्यक्ति करते हैं। यह पूरा का पूरा सिद्धांत का कह सकते हो मेन फीचर्स हैं जहां सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, राइट। अब देखेंगे लेड में क्या बोला गया, एक मस्तिष्क का क्षेत्र होता है जिसमें सभी भाषाओं के लिए सार्वभौमिक वाक्य विन्यास है। इसका मतलब स्ट्रक्चर, संरचना कह सकते हो आप, वाक्य की संरचना कह सकते हो। तो आप देखेंगे मोस्टली अगर बात की जाए इन इंग्लिश अगर चर्चा की जाती है तो यहां समझना आप इस चीज को, इंग्लिश का स्ट्रक्चर है चाहे जहां चले जाइए उसी फॉर्मेट में वो बोला जाता है। पहले क्या है आपका सब्जेक्ट है, फिर क्या है वर्ब है, फिर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। चाहे जहां चले जाइए ये पूरा का पूरा क्या है, ये स्ट्रक्चर है। इसी आधार पर बच्चा बोलता है, राइट। और हिंदी में अगर हम यही बात करेंगे, अलग अलग भाषा में देखेंगे आप, अगर हिंदी में बात करेंगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कर्ता होगा, फिर क्या होगा कर्म होगा, और फिर क्या होगी क्रिया होगी। मोस्टली ये पूछे गए हैं दोनों। और एक सवाल मुझे याद आता है, सीटेट ने सवाल पूछा था, मैडम चाय खाती हैं। ये सवाल पूछा गया, अगर आपने पिछले पेपर देखे होंगे तो मैडम का चाय खाना, तो एज ए स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे, स्ट्रक्चर वाइज सही था वो सेंटेंस, लेकिन हाँ अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत था वो, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती है, चाय पी जाती। और बोला गया ये होता कैसा है, ये बच्चों में जन्मजात होता है। इसलिए देखा होगा एक छोटा बच्चा इसी क्रम में अपनी भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। खाना दे दो मुझे, नहीं मुझे खाना दे दो। अब ये चीज उसने अपने आप से रिप्रेजेंट की है, राइट। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। चोम्स्की ने अपने भाषा विकास सिद्धांत में जेनरेटिव ग्रामर का संप्रत्यय दिया। जेनरेटिव ग्रामर का सिद्धांत हम पहले ही बता चुके, तो ये छोटे छोटे पॉइंट पर्टिकुलर सवालों में पूछे जाते। अब जेनरेटिव ग्रामर के विषय में क्या बोला है उन्होंने, इसमें सबसे पहले ध्वनि आती है, राइट, साउंड से कोई, फिर वर्ण बन जाता है, आइडेंटिकल साउंड्स हो जाता है वो, उससे क्या बनता है, उससे शब्द बनता है, फिर उससे क्या बनता है, वाक्य बनता है। और ये स्ट्रक्चर ही आपका क्या है, ये स्ट्रक्चर आपका बन जाता है जेनरेटिव ग्रामर, राइट डियर स्टूडेंट्स। यही स्ट्रक्चर आपका बनकर जाता है जेनरेटिव ग्रामर। कहते हैं चोम्स्की, बालक में पूर्व में विद्यमान ध्वनियां, जो पहले से वो ध्वनियां साउंड लेकर आया है, उन्होंने क्या कहा, सीमित सेट कहा है। और ये सीमित सेट टेक्निकल वर्ड में चोम्स्की इसे लेक्सिकन कहते हैं। ये यूजीसी नेट में सवाल पूछा गया, कहां ये पूछा गया, नेट की एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत हाई लेवल पर है, बहुत डीप थ्योरी है। आपके सी टेट और यूपी टेट के लेवल पर यह सवाल शायद ही पूछा जाएगा, लेकिन हाँ जनरेटिव ग्रामर पूछा जा चुका है। जनरेटिव ग्रामर में क्या होता, बालक पहले ध्वनि, अब देखेंगे पूर्व में विद्यमान ध्वनियों का जो सेट होता है, सीमित सेट होता है, वो क्या कहलाता है, वो लेक्सिकन कहलाता है। तो आप देखेंगे इन्हीं से वो ध्वनियां ही हैं, सीमित ध्वनियां हैं जो वर्ण में आ जाती हैं, और वर्ण किस में बदल जाते हैं, शब्द में बदल जाते हैं, शब्द किस में बदल जाते हैं, वाक्य में बदल जाते हैं, और वाक्य के द्वारा ही वो क्या करता है, भाषा की अभिव्यक्ति करने लगता है, राइट, अपनी भाषा को एक्सप्रेस करने लगता है औरों से। तो आई होप यहां भी क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। चोम्स्की की भाषा संरचना, यहां से भी सीटेट सवाल पूछ चुका है। भाषा संरचना को लेकर चोम्स्की ने दो प्रकार की भाषा संरचना की बात की है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर पूछा जाता है कि भाषा की संरचना के कितने प्रकार चोम्स्की ने दिए हैं, तो दो दिए हैं डियर स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं दो कौन कौन से हैं। पहला है आपका, अगर यहां बात करूं मैं, तो सबसे पहला, और ये रहा आपका दूसरा। भाषा संरचना को लेकर पहला जो प्रकार दिया है, सतही संरचना बोला है, इसे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर बोला है, राइट। और दूसरी कौन सी, गहरी संरचना। तो आपसे एक सतही संरचना, एक गहरी संरचना के नाम से नहीं याद रखेंगे। एक डीप स्ट्रक्चर है और एक क्या है, सुपरफिशियल। और बहुत आसानी से समझने के लिए अगर बात की जाए, तो जब कोई बालक, जब कोई बच्चा बिना व्याकरण के नियमों के भाषा का प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, वो सतही संरचना कहते हैं। क्योंकि बच्चा भाषा व्याकरण को बिना सीख कर भी भाषा तो एक्सप्रेस करता है। ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्होंने व्याकरण के नियमों को सीखा नहीं है,
लेकिन भाषा की अभिव्यक्ति तो की है। और वो भाषा कौन सी है जिनमें व्याकरण के नियमों का प्रयोग नहीं किया गया है, उसे चौमुस्की ने सतही संरचना कहकर संबोधित किया है। और ठीक इसके विपरीत अगर बात की जाए डियर स्टूडेंट, गहरी संरचना का आशय है कि वह भाषा जिसको व्याकरण के नियमों के साथ प्रयोग किया जाता है वो क्या होती है आपकी, वो गहरी संरचना हो जाती है। आई होप इससे बेहतर और क्लियर नहीं हो सकता। बहुत आसान शब्दों में मैं से क्लियर किया हूं, तो कोई डाउट तो नहीं यहां पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन पर, चौमुस्की के सिद्धांत से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। राइट, आइए देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ही आप आंसर करें, जल्दबाजी में किसी क्वेश्चन का आंसर मत करें, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी आपका एक आध नंबर ले जाएगी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? देखेंगे आप, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कह सकते हो, काल कह सकते हो, अवस्था कह सकते हो। ए ऑप्शन कह रहा है आपका जन्म पूर्व अवधि। तो जन्म पूर्व अवधि, इसको तो पहले ही काट दीजिए। जन्म पूर्व पहले भाषा की अभिव्यक्ति नहीं करता बालक, जन्म के बाद ही करता है। कह रहा प्रारंभिक बाल्यावस्था, हम इस पर सोच सकते हैं। मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सिंपल सी बात समझिए आप कि जब से बच्चा भाषा का प्रयोग करना आरंभ करता है, राइट, तभी से यह माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से प्रारंभिक बाल्यावस्था आपका सबसे सही हो जाएगा। एक बच्चा भाषा का प्रयोग प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था कहां पर आती है? आप सबको पता है कि शैशवावस्था का काल 0 से 2 वर्ष है, राइट। कहीं कहीं 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष भी लिखा हुआ है, अथवा 3 वर्ष भी लिखा हुआ है। तो 2 से 3, तो यूं कह सकते 3 वर्ष के बाद। अब 3 वर्ष पूछा जाए, 3 वर्ष के बाद की चर्चा की जाए, तो आप सबको पता है कि 3 वर्ष के बाद का काल कौन सा बन जाता? प्रारंभिक बाल्यावस्था बन जाता है। इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, चौमुस्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्गत क्षमता जो मानव को जैविक वंशगति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है, उसे चौमुस्की ने क्या कहा? क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में बनाया गया है। सिंपल सी बात, चौमुस्की ने जो हमारे अंतर्गत भाषा अर्जित करने की एक जैविक वंशगति क्षमता है उसे क्या कहा है, यह पूछा गया। ए ऑप्शन कह रहा भाषा अनुकूलन श्रेणी, बी कह रहा भाषा अर्जन साधन, सी कह रहा भाषा स्वीकार इच्छा, डी कह रहा भाषा अर्जन का क्षेत्र अथवा पक्ष। तो डियर स्टूडेंट्स, जैविक वंशगति के फलस्वरूप जो क्षमता हमको प्राप्त होती है उसको चौमुस्की ने कहा है भाषा अर्जन साधन के रूप में कहा है। वाइगोत्स्की ने उसे भाषा अर्जन साधन के रूप में कहकर संबोधित किया है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा अक्षरों व शब्दों के मध्य स्वचर से, बी कह रहा वाक्यों के निर्माण से, सी कह रहा शब्दों के निर्माण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी को तो हम पहले कट कर दें। अब सिंपल सा, नई भाषा को सीखने के लिए सबसे पहली छोटी इकाई अक्षर ही है। भाषा की छोटी इकाई क्या है आपकी? अक्षर है। और अक्षर जहां से लगा है तो अक्षरों को हम सीखेंगे, फिर अक्षरों से शब्दों के मध्य के साचर्य को सीखेंगे। इस तरह से आपका ये राइट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ, लैंग्वेज भाषा अधिग्रहण डिवाइस, इसी को देखो दूसरे नाम से भी बोला गया भाषा अधिग्रहण। आपका अधिग्रहण डायरेक्ट वैसे यूज कर लिया, एक्विजिशन, राइट। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लिखकर समझाया था।
तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं। एक ही व्यक्ति ने कहा है और कोई व्यक्ति हो नहीं सकता आपका, नॉम चॉम्स्की। ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? संवेदनशील समय, सेंसिटिव टाइम कह सकते हैं आप इसे। सीटेट ने सवाल पूछा है कि भाषा विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील काल कौन सा, सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी है? ए कह रहा मध्य बचपन का समय, बी कह रहा वयस्कावस्था, सी कह रहा प्रारंभिक बचपन का समय, डी कह रहा जन्म पूर्व का समय। इसी तरह का एक सवाल आप पहले देख चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर था शायद, उसी पैटर्न पर दूसरे ऑप्शंस के साथ दूसरा सवाल बनाकर पूछा गया है। तो आप देखिएगा, ये लिमिट, ये अंदाजा लगाइए कि सवाल किस एरिया में इधर से उधर, उधर से इधर परिवर्तित भाषा के साथ पूछा जाता है। तो आई होप क्लियर होगा यहां सबका। प्रारंभिक बचपन का समय, क्लियर हुआ? प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील। अब कैसे? एक बच्चा बचपन में है, आप उसके सामने जिस तरह से भाषा का प्रयोग करेंगे, राइट, वो उसी तरीके से अपनी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को डेवलप कर लेगा, राइट। और बाद में उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। सिंपल सी बात है, बच्चा छोटा है, जो सिखाना चाहोगे वो सीख लेगा, परिमार्जित कर लेगा। तो भाषा के विकास की बात चल रही है और पूछा जा रहा संवेदनशील है, तो आपका प्रारंभिक अर्ली चाइल्डहुड कहिए आप इसे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा भाषा को अनुकरण से भी सीख रहा होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक के द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुभाषिकता को मैं बोल चुका हूं, बहुभाषिकता एक पॉजिटिव टर्म है, ये कभी निगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव मतलब व्यक्ति को जितनी ज्यादा से ज्यादा भाषाएं आती होंगी उतना अच्छा वो अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री में सर्वाइव कर सकता है, राइट, उतने लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये पॉजिटिव होगा, इसलिए ये संसाधन के रूप में यूज होगा और आपका सी सही हो जाएगा। संसाधन के रूप में से देखा जाना चाहिए। परेशानी नहीं है, समस्या नहीं है, बाधा भी नहीं है। वैसे भी परेशानी, समस्या, बाधा ये आपको तीनों एक जैसे ही शब्द लग रहे होंगे, बस संसाधन आपको अलग लग रहा है, इसलिए आपको सी चुनना था। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। देखेंगे आप, फिर से वही सवाल चेंज पैटर्न पर बदला गया है इसे। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है कम महत्वपूर्ण, गलत है ये। अमहत्वपूर्ण, गलत है। अति संवेदनशील, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। निरपेक्ष का कोई मतलब यहां होता नहीं। वेरी सिंसियर है, और इस तरीके से आपका 7th भी सही होगा। सवाल केवल ये देखना आप किस एरिया को ज्यादा पकड़कर पूछता है सीटेट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? इसका बहुत आसान है। जब कभी पूछा जाता कक्षा 1 की बात की जा रही तो कक्षा 1 आप अंदाजा लगाइए, 6 ईयर 5th ईयर के आसपास का एक बच्चा है, बाल्यावस्था में ही है, मध्य बाल्यावस्था में कह सकते हो उसे आप, राइट। अब वहां भाषा विकास, भाषा कौशल की दर से पूछा जा रहा है बच्चों में भाषा कौशल का विकास। भाषा कौशल 3 टर्म पर है आपका, 4 सॉरी 3 नहीं, सुबोपल ये बोला जाता है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब सुबोपल का मतलब सुनना आपका हियरिंग हो गया, एच हो गया, बोलना आपका स्पीकिंग हो गया, पढ़ना आपका रीडिंग हो गया, लिखना आपका राइटिंग हो गया। ये हुआ आपका, राइट। तो सुनना है, फिर क्या है, स्पीकिंग करनी है, फिर क्या है आपकी रीडिंग करनी है। तो HSRW के नाम से इसे पूछा जाता है, और आपका ए सही हो जाएगा। सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना, और राइटिंग सबसे बाद में। डियर स्टूडेंट्स, यहां याद रखना आप, मॉन्टेसरी ने इस पैटर्न में कुछ चेंज किया है। अगर अकॉर्डिंग मॉन्टेसरी की बात की जाए, राइट, मॉन्टेसरी की, तो मॉन्टेसरी
पैटर्न में सु बो एल प है, ल प, लिखना पहले है पढ़ना बाद में है। तो यहां ये क्रम बदल दिया है किसने, मॉन्टेसरी ने। उन्होंने कहा कि बच्चों को लिखना पहले सिखाया जाना चाहिए, लिखते लिखते पढ़ना स्वयं सीख लेगा। तो आप यहां याद रखना, यानी बदला क्या गया, द आर डब्ल्यू के स्थान पर डब्ल्यू आर किया है किसने, मॉन्टेसरी ने किया है। आई होप क्लियर हो जाएगा यहां पर। ओके, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, इतने सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स में आप जाओगे भाषा अलग अलग है। तो कह रहे हैं भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा। बहुभाषिकता के मल्टीलिंग्विज्म के बारे में पूछा जा रहा है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। गलत हो गया, लिमिटेशन दिया जा रहा है इसमें। बी कह रहा है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। पॉजिटिव है ये आपका, ये सही हो जाना चाहिए एक बार में ही, लेकिन फिर भी 2 ऑप्शन और आप देख सकते हो। सी कह रहा है आपका, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा। गलत हो जाएगा आपका, उपेक्षा नहीं की जा सकती है क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा में ही अभिव्यक्ति करेगा। डी कह रहा है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित। तो 2 तो बिल्कुल गलत हो गए आपके, 3 गलत हैं, बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। निगेटिव पैटर्न का सवाल है, 3 होंगे, 1 नहीं होगा। ए कह रहा अनुबंधन का सिद्धांत, बी कह रहा अनुकरण का सिद्धांत, सी कह रहा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और डी कह रहा परिपक्वता का सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं भाषा विकास के 3 सिद्धांत हैं। अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, परिपक्वता का सिद्धांत है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, सी हो जाना चाहिए, अतिरिक्त शक्ति का। भाषा में अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का कोई उपयोगिता भी नहीं और कोई सिद्धांत है भी नहीं। राइट, तो ये थे आज के लेक्चर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट दीजिए। राइट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप श्योर इसको शेयर करेंगे, लाइक भी करिएगा। राइट, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और लेक्चर को कहीं पर भी किसी चीज पे लेकर अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अलग से भी डाउट्स को क्लियर करने के लिए। बाकी मैं आपके साथ डेली कोई ना कोई क्लास लेकर आ ही रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी आपकी क्वेरीज मेरे पास पेंडिंग आई हुई हैं पिछली, उनको मैं किसी लेक्चर में कंसीडर करूंगा। और डियर स्टूडेंट्स एक बात मुझे और कहनी है, मैंने आपके मंडे को, लास्ट मंडे अगर बात की जाती है तो लास्ट मंडे को गूगल टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया था। बहुत कम बच्चों को उसकी सूचना मिल पाई थी। आप सबने वो गूगल टेस्ट नहीं किया है तो आप गूगल क्लास पर जाकर उस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। 10 नंबर का गूगल टेस्ट है, आज से ट्राई करिएगा। राइट, और देखिए आप कितने नंबर स्कोर करते हैं उसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।